बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यूर वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, आज सबसे पहले हम अमेरिका की जौन सी एक ज़बरदस्त ख़बर जो है उसके साथ शुरू करेंगे। नाज़रीन, जो ट्रम्प साहब है ना, उनको बहुत बड़ा धचका लग गया है। मुसलमान उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी जो हैं, जो कि न्यूयॉर्क सिटी से जो है ना मेयर मुंतखब हो चुके हैं, और एक ऐसा मुकाबला था जो कि साबिक गवर्नर साहब जो है ना और आज़ाद उम्मीदवार के मुकाबले में थे, ठीक है। और सीन ये हुआ कि एंड्रियो जो कोमो थे ना, वो इनके मुकाबले में थे, ठीक है, इनके मुकाबले में खड़े हुए थे। और हुआ ये कि 2001 के बाद ये सबसे ज़्यादा टर्न आउट रहा है इस इंतखाबात में। तकरीबन 20 लाख से ज़ायद जो वोटर्स थे ना, उसमें उन्होंने अपने हक़ राय जो है वो इस्तेमाल किया है। और आज की ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है कि ये अचीवमेंट है। मैं कहूँगी कि न्यूयॉर्क की जो तारीख़ है ना, उसमें ये सबसे पहला मुसलमान जो है वो मुंतखब हुआ है। ज़ोहरान ममदानी जो है वो 1991 में पैदा हुए थे युगांडा में। और मैं इनके बारे में बताऊं कि इनके जो वालिद साहब थे, वो क्योंकि मुसलमान फैमिली है, तो उनका जो ताल्लुक़ था इनके वालिद साहब का, वो भी युगांडा से था। और अब ये बहुत, मुझे लगता है, बड़ी न्यूज़ थी। तो आज मैं अपना मॉर्निंग शो स्टार्ट करने लगी थी, तो मैंने कहा कि सबसे पहले ब्रेकिंग जो है हम अपने प्रोग्राम से करेंगे, क्योंकि इसमें जो ट्रम्प थे ना, वो काफ़ी अगेंस्ट थे कि जो मेयर है ना, उसके हिसाब से अगर आप देखें तो एक बड़ी अचीवमेंट है ये। तो हम मुबारकबाद पेश करेंगे पूरे पाकिस्तान की तरफ से, हम सब की तरफ से, सिटी नेटवर्क की तरफ से और सारे मुसलमानों की तरफ से हम इनको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करेंगे। इट्स अ बिग न्यूज़। चलिए जी, आज हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं नाज़रीन। और टॉपिक ये है कि जैसे हम गाड़ी लेने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। अब क्योंकि गवर्नमेंट ही कह रही है कि सब लोग जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ आ जाएं, और ये इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है आपको बहुत सपोर्ट करेगी, आपके लिए हेल्पफुल होगी। अब गवर्नमेंट की ये बात हम सुन तो रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि जो 2030 तक हम जितनी भी जो गाड़ियां हैं इलेक्ट्रिक जो है ना, इलेक्ट्रिक तक ले आएंगे। 30% गाड़ियां तो हम ऑलमोस्ट ले आएंगे। अब जिसमें रिक्शे होंगे, जिसमें बाइक होंगी, और ऐसी चीज़ें जिसमें इंट्रोड्यूस करवाई भी जा रही हैं हुकूमत की तरफ से। मगर अगर हम अब ये सोचें, जैसे मैं ये सोचूं कि अगर मैंने कोई गाड़ी लेनी है या किसी ने कोई गाड़ी लेनी है, आपने लेनी है, तो हम इलेक्ट्रिक व्हीकल को अभी भी प्रेफर नहीं कर रहे। उसके बहुत सारे रीज़न्स भी हैं नाज़रीन। उसके लिए देखिए, आपके पास जो चार्जिंग स्टेशंस हैं वो पूरे पाकिस्तान में नहीं हैं। अगर आप सपोज़ लाहौर में है, ठीक है, कुछ मैं यहाँ पर देख लूँगी कि कुछ ऐसे इलेक्ट्रिक हमारे पास स्टेशंस हैं, कुछ मोटरवे पे, ठीक है, या फिर कुछ कराची में आपको मिल जाएंगे। मगर अगर आपको दूर दराज इलाकों में जाना पड़ता है, अगर आपको नॉर्दर्न एरियाज़ में जाना पड़ता है, या ऐसे कोई गाँव में या छोटे शहरों में जाना पड़ जाए, तो फिर आपके पास ये जो चार्जिंग स्टेशंस है ये अवेलेबल नहीं है अभी। तो अगर कोई बंदा इलेक्ट्रिक व्हीकल पर आता है और लेता है, तो वो ये सोच रहा होता है ना कि अगर मुझे इन दूर दराज जगहों पे कहीं जाना पड़ गया, तो मुझे अगर ये चार्जिंग स्टेशंस नहीं मिले तो फिर मैं क्या करूँगा या करूँगी। तो उसके बाद ये भी तो होता है ना नाज़रीन कि ये जो गाड़ियाँ हैं, इनके बारे में अभी ये भी नहीं पता कि अगर हमने जो गाड़ी ली है वो 10 साल 15 साल जैसे कि हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, उन गाड़ियों की हम तब तक जान नहीं छोड़ते जब तक कि उनकी कियाँ पांचा ना हो जाए, थोड़ी सी हालत ख़राब ना हो जाए। क्योंकि ये गाड़ियाँ जो है ये इतनी बॉडी वाइज तो ठीक है, मगर अंदर से इसका इतनी जल्दी सिस्टम जो है वो सुना है कि ख़राब हो जाती है, क्योंकि बैटरीज़ है। और बैटरी की जो लाइफ होती है नाज़रीन, वो 8 से 10 साल होती है, तो सबको पता है। उसके बाद वो जो है ना अपनी चीज़ें जो है ना दिखाना शुरू कर देती है, और फिर रिप्लेसमेंट मांगती है बैटरी, और रिप्लेसमेंट जो है वो वेरी एक्सपेंसिव। तो फिर आम बंदा तो अफोर्ड नहीं कर सकेगा। इसी के ऊपर हम बात करेंगे कि जिस तरीके से लोग प्लान कर रहे हैं, हुकूमत प्लान कर रही है कि आगे आने वाले 2030 तक फिर ये जो है ना 30% तक गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल पे जाएंगी। तो क्या इज़ इट गुड? हमारे पास जो मेहमान हमने मदऊ किए हैं वो हैं हारून खान साहब। हम इनसे पूछेंगे, ये चेयरमैन हैं एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी के, तो एक डेवलपमेंट कंपनी है यूरोप की। तो हम इनसे मदऊ कर सकते हैं। इनको मदऊ इसीलिए किया था ताकि सारी जो है ना ये इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम हारून साहब। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। आपकी एवरीथिंग इज गोइंग गुड। अच्छा, सबसे पहले हम पाकिस्तान की बात करेंगे, ठीक है ना, कि जो
यही कंसर्न है कि हमारे पास हार्डली कोई मेरे ख्याल से दूर दराज इलाके हैं, ठीक है, के में हमें जाना पड़ जाए, बलूचिस्तान सिंध के कोई इलाकों में हमें जाना पड़ जाए, तो फिर वहाँ पर हमारे पास चार्जिंग स्टेशन तो अभी तक है नहीं। फिर जो बंदा गाड़ी लेगा तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ तो नहीं जाएगा। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? अच्छा, इसको हम कुछ सेगमेंट वाइज देख सकते हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान NEV पॉलिसी के ऊपर, न्यू एनर्जी व्हीकल पॉलिसी पे देखें, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कह रही है कि 2030 तक उनका प्लान है 30% ऑफ कार्स टू बी मूव्ड ऑन टू द EVs। गुड पॉइंट। हाउ? द पॉइंट इज़ हाउ, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ द बिगेस्ट थिंग। आपके पास, हमारे पास पाकिस्तान में अगर मैं बात करूँ, बीइंग अ पाकिस्तानी भी, इंफ्रास्ट्रक्चर अभी वाकई में नहीं है। मैं अगर आपको एक नंबर दे सकूँ, अराउंड पूरे पाकिस्तान में अभी तक आपके EV चार्जिंग स्टेशंस, जिसमें बड़े छोटे आप सब मिला लें, हार्डली 12-13 हैं। जिसमें मेजर सिटीज़ में आप देख लें, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, और मोटरवे पे 1-2 होंगे शायद। इससे आप वो वाला टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे। उसके लिए अभी जो एक न्यूज़ ही सुनी है, आई डोंट नो हाउ मच इट इज़ प्रैक्टिकल और नॉट और इम्प्लीमेंटेड और नॉट, कि 2026-27 तक 3000 EV स्टेशंस इम्प्लीमेंट किए जाने लगे हैं। बट अभी लगे हैं, हुए नहीं हैं। सो आपका पॉइंट बहुत वैलिड है कि अगर हम उस सेंस में जाना चाहते हैं कि हम चाहते हैं आम आदमी, एक नॉर्मल पर्सन भी EVs के ऊपर आए, तो वो क्यों आएगा? एंड रही बात इसकी कि ये कैसे होगा, डेफिनेटली इसके ऊपर एक अलग डिबेट होगी, क्योंकि आपके पास जो ग्रिड स्टेशंस हैं उनके ऊपर जो मेगावाट प्रोड्यूस करने का आपका एक कैपेसिटी है वो देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान में जो मेगावाट प्रोड्यूस हो रहा है, लेट्स से मैं एक नंबर आपको दूँ, 98,000 मेगावाट प्रोड्यूस हुआ था, जबकि डिलीवर 60 to 65,000 हुआ था। जो बाकी गैप आया वो नाकिस जो आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, लॉसेस होते हैं, लाइन लॉसेस हो सकते हैं, चोरी होती है, जो भी कह लें, वो उसमें चला गया। सो जब आप EV स्टेशंस इम्प्लीमेंट करेंगे, वो भी आपके ग्रिड स्टेशंस पे ही लोड करेगा, क्योंकि अभी तक मेरा ख्याल है जहाँ तक ये ऑन ग्रिड स्टेशंस की ही बात कर रहे होंगे, ऑफ ग्रिड स्टेशंस बहुत कॉस्टली हो जाते हैं, वो अभी तक बहुत पाकिस्तान में इन हुए भी नहीं हैं। सो इन सारे फैक्टर्स को देखना पड़ेगा, ना कि जस्ट एक अनाउंसमेंट से ये नहीं हो पाएगा, इसको प्रैक्टिकली दोबारा से करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप देखें 2016 से लेकर 2021 तक की जो पॉलिसी थी पहले की EV पॉलिसी, वो बड़ी थोड़ी बेहतर थी, उसमें काफ़ी लेवरेज दिया गया था लोगों को इस तरफ लाने के लिए। लेकिन अभी की जो न्यू पॉलिसी आई उसके अंदर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें इंट्रोड्यूस न्यू की गई जो कि मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा आम सारिफ जो होगा, यूज़र होगा, वो उसको हिट बैक करेगा। क्योंकि EVs के ऊपर भी अब आपने कार्बन टैक्स अगर लगा देना है, आपने इंपोर्ट टैक्सेस डालने हैं, आपने टैक्सेशन रजिस्ट्रेशन टैक्सेस डालने हैं, वो करते करते कॉस्ट तो आपकी वहीं पर चली जाएगी। और ऑनेस्टली स्पीकिंग इस वक्त आम बंदे की अगर तरफ से हम देखें, वो भी उस सेंस में गाड़ी को, EV को नहीं ले रहा कि ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है या इसमें पोल्यूशन नहीं होगी। क्योंकि पाकिस्तान हो या आपके साउथ एशियन कंट्रीज़ आ जाएँ, यहाँ पर जो सारिफ गाड़ी ख़रीदता है ना, वो इसको एज एन एसेट ख़रीदता है। अगर हम बिल्कुल मिडिल क्लास तबके के साइड से बात करें, अगर हम उस 1-2% के रूलिंग एलीट को छोड़ देते हैं जो EVs को अफोर्ड कर सकते हैं, तो जो आम बंदा होता है वो ये सोच के गाड़ी ख़रीद रहा होता है यहाँ पाकिस्तान में, साउथ ईस्ट एशियाज़ में, कि ये मेरा एसेट है, कल को मुझे इसकी रीसेल भी अच्छी चाहिए, और मुझे अगर दूर दराज इलाकों में जाना है, मुझे इसकी मेंटेनेंस, पार्ट्स और इसके चार्जिंग स्टेशंस ये इजी टू अवेलेबल हों। और अगर वो नहीं है तो डेफिनेटली आप उनको कन्विंस नहीं कर पाएंगे कि आप इसकी तरफ आएँ। अच्छा हारून, एक ब्रेक लेंगे, हम उसके बाद दोबारा ज्वाइन करेंगे। आज हम आपको बताएंगे क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ हमें आना चाहिए, इज़ इट वर्थ और नॉट। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। और हम इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर बात कर रहे हैं, हमारे साथ हारून साहब भी मौजूद हैं। हम प्लग इन हाइब्रिड जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं ना, उसके ऊपर आपसे कुछ जानकारी हासिल करेंगे कि हमने जैसे कुछ रिसर्च है हमारे पास। पाकिस्तान में एक ब्रांड है, हम उसका नाम नहीं लेंगे अभी आपके सामने, मगर अगर उसकी एक गाड़ी है जिसकी मैं बात करूं तो उसका जो पेट्रोल है ना, उसका जो पेट्रोल वेरिएंट है वो तकरीबन 91 लाख का आता है। ठीक है, अब उसी गाड़ी का सेम वर्जन अगर हम PHEV में देखें ना, तो उसके हिसाब से अगर मैं बात करूं वो 1,27 लाख का आता है। ठीक है, तो अब 37 लाख जो है वो हम एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं प्लग इन
हाइब्रिड व्हीकल के लिए, ठीक है ना। अब अगर हमने उनकी जो ये कैलकुलेशन निकाली, अगर 10 साल की अगर देखें आप एवरेज में, अगर दोनों गाड़ियां रखनी है आपने, चलानी है उनको, ठीक है, और 50 किलोमीटर डेली का आना जाना है हमारा, ठीक है, और कभी कभी हमें 1000 किलोमीटर भी कोई टूर अगर हमारा हो गया, हमें सफ़र करना पड़ गया, तो अगर हम फ्यूल कॉस्ट निकालें ना, तो पेट्रोल की जो बनती है वो बनती है 49 लाख 10 साल के अरसे में। वो जो गाड़ी पेट्रोल यूज़ करेगी उसमें 3 लाख रुपए आप हटा दें मेंटेनेंस के लिए, ठीक है, वो चार्जेस हो जाएंगे, तो इसका मतलब 52 लाख हो गए। अब सेम अगर हम ये बात करें ये जो प्लग इन हाइब्रिड वाली गाड़ी जो है उसकी अगर हम सेम निकालें, तो एक तो 37 लाख रुपए हमने पहले ही ज़्यादा पे किया है, ओके। और अगर हम उसकी फ्यूल की कॉस्ट निकालें नाज़रीन, तो वो बनती है 30 लाख रुपए, ऐसे ही है, क्योंकि वो भी पेट्रोल पे चल रही है, मगर वो एवरेज थोड़ा सा ज़्यादा दे देगी एज़ यू नो। अगर इसमें भी हम 3 लाख रुपए मेंटेनेंस का इसका ऐड कर लेते हैं और वो साइड पे कर लेते हैं कि 10 साल के बाद हमने इसकी जो है ना बैटरी भी रिप्लेस करवानी है, फिर 6 लाख आप उसका भी ऐड कर लें, तो उसके हिसाब से आप देखें 26 लाख रुपए ये गाड़ी आपको महंगी पड़ी है, जो कि प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ी होती है, जिसमें लोग ये समझ रहे होते हैं कि अगर हम हाइब्रिड ले लेंगे तो हम अपने पैसे बचा लेंगे, ठीक है, फ्यूल की कॉस्ट में। मगर अगर आप जो 37 लाख रुपए जो मैंने आपको एक्स्ट्रा ऐड करके बताया, जो एक्स्ट्रा और ख़र्चे हैं वो बताऊँ, और पेट्रोल की जो उसके एवरेज के हिसाब से, तो ये 26 लाख रुपए महंगी पड़ी आपको प्लग इन हाइब्रिड। अब इसके हिसाब से आप मुझे बता दें कि लोग फिर किस तरीके से इस पर स्विच होंगे, अच्छा, इलेक्ट्रिक या प्लग इन। ओके, सबसे पहले तो मैं ये कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करता हूँ। जब मेंटेनेंस की और सेविंग की जहाँ तक बात आती है, PHEV प्लग इन हाइब्रिड आ जाती हैं, हाइब्रिड आ जाती हैं, एंड देन टोटल EVs विच इज़ BEV जिसको हम कहते हैं बैटरी एनर्जी व्हीकल्स, जो टोटल इलेक्ट्रिक होती हैं। इनमें फ़र्क है। अच्छा, अब जब आपने बात की है PHEV की बात की है ना, तो इसमें डेफिनेटली आपको फ़र्क इसलिए भी नज़र आएगा। पहली बात, आपने किलोमीटर्स की बात की, आपने कहा जिसने 50 किलोमीटर भी चलानी है वो आजकल ले रहे हैं, PHEVs ले रहे हैं। yes. तो मेरा एज अ एक्सपर्ट एडवाइस में यही है कि दे आर डूइंग रॉन्ग। ये उनके लिए हाइब्रिड गाड़ी या PHEV गाड़ी उनके लिए ठीक है जिनका डेली का कंजप्शन 100 से 120 किलोमीटर से अबव का है। उनके लिए ये फ़ायदेमंद है, उनको ये बचत करके देगी। कैसे करके देगी? इट डिपेंड्स, आपके जिस भी ब्रांड की आपने ली हो, आई एम नॉट गोना नेम इट, आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ द कार डिवाइडेड बाय पर किलोमीटर, और लाइक उसके ऊपर डिवाइड करें तो आपको आपकी चार्जिंग की भी जो एक कॉस्ट है वो भी निकल के आ जाएगी सामने। सो आपने अगर डेली सिर्फ चलानी 40-50 किलोमीटर है, घर से ऑफिस जाना है या हल्का फुल्का मार्केट से आना है, मेरा ख्याल है 40-50 किलोमीटर भी कोई डेली नहीं चला रहा होगा, क्योंकि 100 किलोमीटर्स भी अगर आप जाएं तो आई थिंक आप लाहौर से काफ़ी आगे निकल जाते हैं, फिर वापस आएँ। मेरा नहीं ख्याल कि डेली हाइब्रिड पे कोई इतना जा रहा है। दैट इज़ आई थिंक कि आजकल जो एक ट्रेंड चल रहा है ना कि अच्छा यार इसने भी गाड़ी ली थी, हाइब्रिड ली है, अच्छी लग रही है, मैं भी लेता हूँ। अभी इस वक्त ये माइंडसेट चल रहा है। मगर हमारे वहाँ लोग ये बचत को जहन में रख के ले रहे हैं, बचत के लिए अगर जी बचत की अगर आप बात करेंगे, तो क्या वो गलत सोच रहे हैं ये भी बताओ। हाँ देखिए, कैलकुलेशन गलत है ना, गाइडेंस नहीं दी जा रही। आप ज़रूर उसमें बचत कर सकते हैं अगर आपका डेली का यूजेज 100 किलोमीटर से अबव है या मिनिमम 100 तो हो, देन आप इसकी कॉस्ट कैलकुलेशन के ऊपर जाएंगे, देन आप कह सकते हैं कि मैं सेविंग कर रहा हूँ कुछ पेट्रोल के मुकाबले में। और अगर खाली हम प्योर हाइब्रिड या PHEV की ही बात करना चाहते हैं तो उसमें इतनी खास बचत आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि मेनली तो वो आपके फिर भी पेट्रोल पे चल रही है ना। परफेक्ट। और जो उसमें बैटरी पैक लगा है वो बिल्कुल आपके इमरजेंसी सिस्टम के लिए लगा है। दैट्स इट, कि लेट से आप जा रहे हैं, आपका एक पेट्रोल एंड हो गया, तो आपको 10-20-30 किलोमीटर शायद आपको थोड़ा सा और पावर दे दे कि आप आगे अपने डेस्टिनेशन तक के पेट्रोल पंप तक पहुंच जाएं। वो आपको कोई फुल माइलेज नहीं दे रहा, तो आप उसमें कुछ ज़्यादा सेफ नहीं करने वाले। हाइब्रिड्स में आपको सेविंग्स में जाना है तो आप BEV में जाएंगे, टोटल इलेक्ट्रिक, यानी कि बैटरी एनर्जी व्हीकल्स, जो टोटल चार्ज करेंगे आप, उसके ऊपर आप कैलकुलेशन 8-10 साल की निकालेंगे। वो व्हीकल्स भी तो महंगी नहीं, अगर पाकिस्तान में वो गाड़ियाँ सारी अगर इम्पोर्ट होती हैं तो फिर दूसरे पेट्रोल के जो है चीज़ें उसके हिसाब से तो फिर ये है ना। देखिए इसमें बड़ी एक सिंपल सी लॉजिक है, वो ये है कि जब भी एक टेक्नोलॉजी न्यू आती है ना, वो महंगी होती है शुरू में। अभी पाकिस्तान EV टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता, सो डेफिनेटली आप 100% यहाँ प्रोड्यूस अभी नहीं कर पा रहे। देखिए जैसे मैं मुल्क से बाहर जाऊँ या कहीं मैं अभी लास्ट गई हुई थी UK, तो वहाँ पे वेस्ट फील्ड में नीचे कार पार्क में जो शॉपिंग मॉल है,
वहाँ पे सब जगह इलेक्ट्रिक के वो चार्जिंग स्टेशंस इम्प्लांट हुए होंगे। आपने गाड़ी वहाँ पे जी। चार्ज पे लगाई, मैं अपनी बहन के जी। साथ पूरा शॉपिंग घूमी फिरी, उसके बाद मैं वापस आई, गाड़ी चार्ज हो चुकी बिल्कुल थी, ठीक है। बैठे निकल गए। इंफ्रास्ट्रक्चर यस, अगेन वी आर कमिंग ऑन अराउंड स्क्वायर वन। अभी ये चीज़ें तो है नहीं जी, अब यही बात है कि सपोज टू वेट फॉर ऑल दैट थिंग। यू शुड, एंड अगर वेट नहीं करना चाहते हैं तो पैरेलल जितनी तेज़ी से हम इंपोर्ट्स को रोक कर लोकल प्रोडक्शन की तरफ आएंगे, इसका ये बड़ा आपको देखना पड़ेगा। देखें, आप जब अपनी इंपोर्ट्स को रोकेंगे थोड़ी और लोकलाइज करेंगे चीज़ को, तब आपकी कॉस्ट नीचे आएगी। क्योंकि जितना पार्ट आप बाहर से मंगवा रहे हैं, जितनी चीज़ें बाहर से बन के आएंगी, आप डेफिनेटली डॉलर्स में पे कर रहे हैं उनको। डॉलर डेफिसिट वैसे ही चल रहा है कंट्री, बहुत बुरा, एलसीज के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, सो प्रेशर इकोनॉमी पे आएगा। और फिर फ्यूल के ऊपर जो हम ईयरली मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स के अंदर बाइंग कर रहे हैं, उसको भी आपने अगर कम करना है तो डेफिनेटली आपको फिर अगेन ईवी की तरफ देखना है, और ईवी को देखना है तो उसको लोकलाइज करें पहले। अच्छा हारून, एक और सवाल है मेरा। आप सपोज अगर हम ईवी की तरफ आ भी गए, चले थोड़ी सी महंगी भी है, ठीक है, इस तरह से आप देख लें, क्योंकि जाहिर सी बात है 8-10 साल के बाद उसकी जो बैटरी है जो चल रही है उसमें डेड भी होना है, पर जाहिर सी बात है उसने भी रिप्लेसमेंट वाली काम पे आना है। अब वो भी बड़ी महंगी है। अब ये नहीं कि जितना पेट्रोल की कीमत पे हमने एट दी एंड जितना पैसा बचाया है वो फिर दोबारा से उसकी बैटरी की वो रिप्लेसमेंट में हमें पैसा लगाना पड़ जाएगा सारा, हमारी इन्वेस्टमेंट तो फिर उधर डबल हो रही है। अच्छा, नहीं ऐसा नहीं, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। क्या? एक हद तक ठीक कह रहे हैं, लेकिन काफ़ी हद तक अभी अनक्लियर हैं आप। बाकी अवाम भी है, मैं बताता हूँ, कोशिश करता हूँ बताने की। वो इस तरह है कि देखें, अभी आप कॉस्ट कैलकुलेट करें सिर्फ पेट्रोल की मद में। अगर आप अपने पेट्रोल आइस इंजन जिसको हम कहते हैं, इंटरनल कंबंशन इंजन, उसके अंदर अगर आप देखें, खाली पेट्रोल कॉस्ट नहीं होती, आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट हर महीने की भी आती है। उसके अंदर जो पार्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स हैं आपके, उसमें ब्रेकर्स, इंजन ऑयल, आपके बुश, आपके टायर्स, आपके मिरर्स, आपके इंजन के अंदर ही हज़ारों पार्ट्स निकलेंगे, मैकेनिकल पार्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। आपके कोई ना कोई रिपेयरिंग का खर्चा भी उसमें आता है, एक्सपेंस निकलता रहता है। सो यू कैन नॉट जस्ट रिलाई ऑन द पेट्रोल एक्सपेंस ओनली व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ पेट्रोल कार। उसके अगर आप कॉस्टिंग ऐड करेंगे, वो इट इज़ वे हाई। आपको जब ईवी की तरफ देखेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल के मुकाबले में आपके जो यूनिट चार्ज कर रहा है वो उसको देखना है। और आजकल सोलराइजेशन इतनी ज़्यादा है, अगर आप वो घर पे चार्ज कर रहे हैं आपको तो वो ऑलमोस्ट फ्री कॉस्ट कर रहा है, क्योंकि अगर आपके घर पे सोलर है तो डेफिनेटली वो सोलर से चार्ज कर रहा है उसको। अगर आपके घर पे एसी चार्जर लगा है, विच इज़ अ स्लो नॉर्मल चार्जर, रात को आप लगाते हैं जैसे अपने मोबाइल फ़ोन को, आप गाड़ी को लगाएं 6 से 8 घंटे के अंदर सुबह गाड़ी फुल चार्ज है। और अगर किसी की गाड़ी फुल चार्ज है, जो पाकिस्तान में एसयूवी कार्स की अगर मैं रिकमेंड करता हूँ, उसके अंदर फुल चार्ज गाड़ी, जिस बंदे का डेली का आपका 50 किलोमीटर्स का भी, लेट्स से 60 किलोमीटर्स का डेली का कंजम्पशन भी है, तो 3 से 4 दिन तो गाड़ी फिर भी उसकी चार्ज रह रही है। और उसमें अगर आप कैलकुलेशन लेकर जाएंगे तो आपकी कॉस्ट 10 साल में बहुत नीचे आ जाएगी पेट्रोल के मुकाबले में। हम थोड़ा टाइम के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। अब अगर हम पेट्रोल जो गाड़ी है उसको हम जाकर फ्यूल अप करा लेते हैं, ठीक है, अब इस तरह से देखेगा मैक्सिमम 5 मिनट में वो टैंक जो है ऐसे फुल हो जाता है, बिल्कुल ठीक है। अब इलेक्ट्रिक गाड़ी को अगर आपने चार्ज करना होता है ना, तो फिर अगर आपको 100% उस गाड़ी को चार्ज करना है तो कोई 30 से 40 मिनट आपको मिनिमम चाहिए ही चाहिए होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब वो जो टाइम है वो जो 30 से 40 मिनट का है वो भी एक वेटिंग वाला है, क्योंकि हर इंसान का बस ये होता है कि मैं फ्यूल स्टेशन पर रुकूँ, पेट्रोल फुल कराऊँ और वहाँ से आगे चले जाऊँ। और अगर हम गाड़ी को चार्ज करने के लिए जाते हैं तो फिर 30 से 40 मिनट की वेटिंग भी है, जिसमें आपको अगर कोई जल्दी है, कोई काम करना है, या फिर बाकी आपकी जो रोज़मर्रा की एक रूटीन है वो थोड़ी सी तो डिस्टर्ब होगी बिकॉज ऑफ द वेटिंग। तो अब इसके बारे में भी हम एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट भी इसके अंदर काउंट करता है। जी बिल्कुल करता है, बहुत क्रूशल फैक्टर है, क्योंकि बिजी पेस लाइफ है सबका, ऑफिसेज हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, सब चीज़ें। अब इसके अंदर अगेन हम वहीं पे आगे खड़े हो जाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और इसमें 2 चीज़ें काउंट होती हैं। डिपेंड ये करता है जो कमर्शियल चार्जिंग स्टेशंस लगाए जाएंगे या लगाए गए हैं, क्या वो एसी हैं या डीसी हैं, विच मींस ऑल्टरनेटिव करंट पे हैं या डायरेक्ट करंट पे हैं। डीसी चार्जर्स आर ऑलवेज फास्टेस्ट चार्जर्स, जिनके ऊपर ऑफ कोर्स आपके यूनिट्स भी ज़्यादा लगेंगे और आपकी कॉस्ट भी ज़्यादा आती है। आजकल ऑन ग्रिड स्टेशन के ऊपर अगर हम बात करें, विच मीन्स कि डायरेक्ट आप ग्रिड स्टेशन से बिजली लेकर अपने चार्जिंग स्टेशन को चार्ज पावर दे रहे हैं, एंड देन आप डीसी चार्जर से उसको चार्ज करना चाहते हैं। अब डीसी चार्जर्स में भी देन अगेन आपकी कैपेसिटी डिपेंड करती है, कितने किलोवाट पर आवर का चार्जर लगाया है। आपके अगर अच्छे चार्जिंग स्टेशंस लगाएंगे तो आप 10 मिनट के अंदर भी गाड़ी चार्ज कर सकते हैं, दैट इज़ कॉस्टली। अगर आप एसी चार्जर से चार्ज करें तो डेफिनेटली आपको गाड़ी को 40, 50, 60% तक लाने के लिए आपको 40, 50 मिनट, 60 मिनट तक वेट करना पड़ेगा, विच इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग थिंग। तो उसको आपने रिड्यूस अगर करना है, आपने
लेवल प्लेइंग फील्ड पे आना है कि लोगों की डेली लाइफ रूटीन भी डिस्टर्ब ना हो और सर्विसेज भी मिले, तो आपको अच्छे गुड कैपेसिटी के डीसी चार्जर्स इम्प्लांट करने पड़ेंगे कमर्शियल चार्जिंग स्टेशंस पे, क्योंकि एसी चार्जर्स तो आप घर पे भी लगा सकते हैं रात को, लेकिन ज़रूरी नहीं है ना कि घर से गाड़ी चार्ज करके निकलेंगे, वो बाहर भी पूरा चार्ज देगी। हर एक के पास एसयूवी नहीं होती, किसी के पास छोटी गाड़ी भी हो सकती है, तो उसके लिए डीसी चार्जर्स रिकमेंडेड है। अच्छा, डीसी चार्जर्स जो होते हैं ना, अगर हम उनके बारे में बात करें तो 70 किलोवाट आवर के हिसाब से जो उनकी बैटरी है, ओके, अगर उसको चार्ज कर रहे हैं हम तो 80% तक तो वो बहुत जल्दी चार्ज हो जाती है। मैं कह रहा अगर 80 से 100 तक उसको ले जाना होना है तो फिर उसने आधा घंटा 40 मिनट लेना ही लेना। जो मैंने रिसर्च किया उसमें ये जो एंड वाले 20% है ना, उसमें आधा घंटा सिर्फ ये उस 20% बैटरी को चार्ज करने में ले जाती है। ठीक है, आप सबसे पहली तो ये रिकमेंडेड चीज़ है कि आप 100% कभी भी गाड़ी चार्ज करें ही मत। ये सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं। इसमें क्या मसला है? इसमें मसलियत ये होती है, इट अफेक्ट्स बैटरी लाइफ अफेक्ट होती है। अच्छा, 100%? आप चाहे ये मोबाइल फ़ोन पे डिपेंड कर दें, चाहे आप लैपटॉप पे ले लें, चाहे ईवी कार्स पे लें, 85% से ज़्यादा, मोबाइल हो, गाड़ी हो, किसी भी 85% से ज़्यादा मत चार्ज जाएं। करें, उसको फुल नहीं करना। वैसे तो कहा जाता है फ्यूल भी जब आप भरवाएं तो बिल्कुल उसको ओवरलोड करा के फुल ना कराएं, उसमें थोड़ी सी एयर स्पेस। जी बिल्कुल। तो उसी तरह बैटरी का भी बैटरी का ये सीन होता है, हम तो फुल चार्ज पे 100 होती है तो चार्जर निकालते हैं। हाँ, यहाँ से फिर आप देखें उसकी अगर नॉर्मली आप इसके अगर मोबाइल फ़ोन की भी बात कर लेंगे ना, इसकी बैटरी आप 100% हर वक्त अगर रखेंगे, आपकी बैटरी लाइफ इतनी अफेक्ट होगी कि एक बैटरी ने अगर 10 साल चलना था वो आपकी 4 साल में दोबारा ख़राब होने की और आहिस्ता आहिस्ता स्लो चार्ज की तरफ चली जाएगी। क्यों, ऐसा क्या होता है? इसके अंदर चार्जिंग साइकिल्स डिपेंड करते हैं, चाहे वो कार है चाहे वो मोबाइल है। अगर वो लिथियम बैटरीज पे चल रही है, अब बैटरीज की भी काइंड्स हैं, लिथियम पॉलीमर है, लिथियम आयन है, लिथियम आयरन फॉस्फेट है, डिपेंड करता है कौन सा ब्रांड कौन सी बैटरी यूज़ कर रहा है। एक मैं नाम नहीं लेता, एक लेट से हम कहते हैं कोई ब्रांड यूज़ करता है लिथियम आयरन बैटरी, लिथियम आयरन फॉस्फेट कोई कर रहा है, और एक कर रहा है लिथियम पॉलीमर। लिथियम पॉलीमर थोड़ा स्लो चार्ज करेगा, महंगी कॉस्ट करेगी। लिथियम आयरन फॉस्फेट उसके मुकाबले में ठंडी भी ज़्यादा रहती है, गर्म भी नहीं रहती, महंगी भी नहीं पड़ती और चार्ज भी जल्दी होती है। तो ये भी देखना पड़ता है कि जिस ब्रांड को आप ख़रीद रहे हैं उसमें जो यूजेज की गई है मोटर की, बैटरी की, वो कौन सी है। ये कॉस्ट पे बहुत अफेक्ट करेगा, चार्जिंग टाइम पे अफेक्ट करेगा, आपका माइलेज कितना मिलना है उस पर अफेक्ट करेगा। ओके, ग्रेट, थैंक यू सो मच हारून, बड़ा ज़बरदस्त हमें आपने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया। यू फ्रॉम जर्मनी और लाहौर ख़ास तौर पे जब आते रहते हैं तो हमने इनको मधु इसीलिए किया ताकि आपको इन्फॉर्मेशन दे सके। हम आपको एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, और मैं आपको बताऊं आपका फेवरेट सेगमेंट अब शुरू होने जा रहा है। नाजरीन, आपको हमेशा से फ़िक्र रहती है कि आपकी सेहत, आपकी खूबसूरती और आपकी जो स्किन है, आपके बाल हैं, वो सब कुछ अच्छे लगे। नो मैटर लड़कियां हो या लड़के हों, खूबसूरती हज़ार नेमत है, सेहत जैसे हज़ार नेमत है उसी तरह खूबसूरती को भी संभाल के रखते हैं तो फिर वो आगे बड़ा आपका लंबा लॉन्ग टर्म आपका साथ देती है, आपके साथ चलती है, ठीक है, जैसे जवानी। तो खैर हम अब बात करेंगे, हमारे पास जो मेहमान है वो है नैयर आपा, और हर्बलिस्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। जब जब हमारे शो पे आती हैं तो अपना हुनर और अपना इल्म हमारे साथ शेयर करके जाती हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये क्वालिफ़ाइड हर्बलिस्ट हैं। मैं बहुत से लोगों के बारे में बात करती हूँ, ये क्वालिफ़ाइड हर्बलिस्ट हैं, टीच करती हैं, लोगों को बताती हैं, पढ़ाती हैं, सिखाती हैं। इसीलिए हम इनसे इल्म सीख के आप तक भी आगे पहुंचाते हैं। आज जिन चीज़ों के ऊपर नाज़रीन हम बात करेंगे वो है सारी जो ग्रीन सब्जियां होती हैं, ग्रीन चीज़ें होती हैं, उनको अपनी ज़िंदगी में किस तरीके से शामिल कर सकते हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ग्रीन्स जिनको हमने अभी तक अपनाया नहीं है या हमने अभी तक उनको यूज़ ही नहीं किया या इस्तेमाल नहीं किया और वो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो हम इन सारी चीज़ों के बारे में आज पूछेंगे। नैयर आपा, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। यू लुकिंग प्रिटी। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। नैयर आपा जी, मुझे ये बताइए, आज हम ग्रीन सब्जियों के ऊपर बात करेंगे। जैसे जैसी सर्दियाँ चढ़ती हैं हाँ तो हम ये जो आपको पता है कि साग खाना शुरू कर देते हैं, हाँ जी, मेथी, पालक, ये सब इन चीज़ों का इस्तेमाल शुरू करते हैं। तो अब हमें ये बताइए कि ये कितना ज़रूरी है हमारे लिए। हाँ जी, हाँ जी। जिस तरह से ग्रीन हमने सब्जियों की बात की, सर्दियाँ स्टार्ट होते साथ ही आप देखें कि जो बहुत ज़्यादा हमारी सब्ज़ी की दुकानों पे जो चीज़ का जो है वो ज़्यादा जो नज़र आ रही होती हैं वो ग्रीन है, जिसमें साग, मेथी, पालक, और ये खाई भी बहुत ज़्यादा जाती हैं सर्दियों के अंदर। इसके अंदर जो एक मेन जो कंपाउंड है क्लोरोफिल, ग्रीन आपकी सब्जियों के अंदर एक मेन इंग्रेडिएंट जिसको हम कह लें, आसान लफ्ज़ों में अगर मैं समझाना चाहूँ अपने ऑडियंस के लिए, क्लोरोफिल।
जो क्लोरोफिल है, जिस तरह से हमारी बॉडी के अंदर खून है रेड कलर का, वो खून है हेल्दी है, हम हेल्दी हैं, इसी तरह जो हमारे पत्ते हैं, जितनी ग्रीन हमारी वेजिस हैं, इसके अंदर जो ग्रीन कलर है ये आपकी इन ग्रीन आपके दरख्तों का ब्लड है, क्लोरोफिल, ठीक है। तो उसके लिए अगर आपने हेल्दी रहना है, आपने जवान रहना है, आपने खूबसूरत रहना है, ख़ासकर सर्दियां स्टार्ट होते साथ ही इम्यून सिस्टम देखें वीक हो जाता है, नज़ला ज़ुकाम, फ्लू, जॉइंट्स पेन, इस तरह के मसले मसाइल। और अब जो एक मेन इशू हमें जो है वो फेस करना पड़ता है सर्दियां स्टार्ट होते साथ ही, बहुत ज़्यादा स्मोक की वजह से हमारी सेहत जो है वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर इफेक्ट होती, डबल जो है वो प्रॉब्लम्स इशू जो है वो बढ़ जाते। तो इनको फेस करने के लिए बिल्कुल ठीक है, प्रिकॉशंस, एहतियाती तदाबीर जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन आपका इंटरनल जो सिस्टम, जाहिर सी बात है, आपने बाहर निकलना है, आपने घर से बाहर सेन में भी निकलना है, तो आप देखें स्मोक है, वहाँ पे जॉब वगैरह के लिए आपने रोड्स वगैरह पे जाना है, तो आपका अगर ब्लड हेल्दी है, आपका गट हेल्दी है, ठीक है, वो इन जरासीमों के साथ, वो इन जो हमारा एनवायरमेंटल पोल्यूशंस है इसके साथ जो है वो अगर लड़ सकता है, हेल्दी है, तो वो फिर बहुत ज़्यादा हमारी सेहत को तबाह नहीं करता, बर्बाद नहीं करता। तो जो क्लोरोफिल, हाँ जी, जो क्लोरोफिल है बेसिकली इसका फंक्शन क्या है, आज जो है वो मैं एक शॉर्ट्स, एक स्मूदी, एक ड्रिंक जो है वो बहुत ईजी, बहुत सस्ती बनानी बताऊंगी। इसको हर कोई बहुत ईजीली बना सकता है। सर्दियों की है ये भी, सर्दियों के अंदर आप इसको जो है वो यूज कर लेंगे, पूरा साल आपका इम्यून जो है वो स्ट्रांग रहेगा। आपका खून, आपके खून के अंदर जो है वो ऑक्सीजन का लेवल, अगर आपके ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल पूरा है, आप फिर पूरा आपका इम्यून, पूरी बॉडी हेल्दी है। किस वजह से हमारी जो है वो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का, इम्यून क्यों वीक है, हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का जो लेवल है वो पूरा नहीं है, इसलिए कि हम सांस सही नहीं लेते। देखिए, सांस लेने का जो तरीकाकार है, नाक से सांस लेने का और मुंह से निकालने का। हम सांस किस तरह से ले रहे हैं? नाक से लेते हैं, मुंह से लेते हैं, मुंह से निकाल देते हैं, नाक से लिया, नाक से, मोस्टली मुंह से लिया, मुंह से निकालते। नाक से सांस लें, नाक के अंदर आप देखें कि बाल होते हैं, ठीक है, इस तरह का मैकेनिज्म है बॉडी का हमारा कि सारे बैक्टीरिया वगैरह को जब हम इनहेल करते हैं यहीं पे वो किल कर देता है और एक साफ एयर, साफ हवा हमारे लंग्स के अंदर जाती है। तो नाक से सांस लें, पूरा लंग्स के अंदर भरें, मुंह से निकालें। आप नाक से लेंगे, मुंह से आप देखें निकालेंगे तो गर्म हवा निकलेगी, अंदर की आपकी जो गर्मी वगैरह है लंग्स के अंदर वो सारी मुंह के जरिए बाहर आ जाएगी। तो अपने ब्लड को हेल्दी करें, आपका खून हेल्दी, आपका सेहत हेल्दी है। इसी तरह आपका मैदा, आप जो कुछ खाते हैं, ठीक है, आप हेल्दी खाते हैं, तो अगर आप उसको प्रॉपर वे से नहीं लेते तो वो भी आपको जो है वो फायदा होने की बजाय कई दफा उल्टा जो है वो नुकसान दे रहा होता है। तो आज जो हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे कि आपका ब्लड कैसे हेल्दी रहना है, हमने अपने ब्लड के अंदर ऑक्सीजन लेवल को कैसे पूरा करना है, रखना है, और दूसरा हमारा जो इम्यून सिस्टम, हमारा गट है, इसको हमने हेल्दी करने के लिए कैसे छोटी छोटी सी चीजें हैं हमारे किचन के अंदर है, कुकिंग करते करते हम वो बना सकते हैं। लेके जाने लगी हूँ, हम एक ब्रेक लेंगे नाज़रीन, उसके बाद नैयर आपा और मैं आपको मिलेंगे किचन में, और क्या ज़बरदस्त चीज़ें लेकर आई हैं आज, इसको मिस ना कीजिएगा। जॉइन मी अगेन आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। हम यहाँ पर आ गए हैं किचन में और करेंगे ज़बरदस्त किस्म की तैयारियाँ, जो कि रेसिपीज़ हैं ग्रीन्स की। कुछ आप हमें क्या स्मूदीज़ क्या बनाने लगी थी? हाँ जी, व्हीट ग्रास, ये देखें, हम व्हीट ग्रास जो है ये आपको शॉर्ट्स जो है ये बनाने बताएंगे। ये रियल है बिल्कुल। इसको जो है वो सर्दियाँ स्टार्ट होते साथ ही मैं लाजमी 10 से 15 दिन के लिए इसको जो है वो बनाती हूँ और पीती हूँ, ठीक है। अगर आप इसको जो है वो स्टडी करें इस पे, तो व्हीट ग्रास जो जूस थेरेपी है, इस तरह के जो पेशेंट्स हैं कि जो कैंसर से जो है वो लड़ रहे हैं, उनके लिए ये बेहतरीन है। ये कैंसर सेल्स को ख़त्म करता है, इम्यून को बूस्टर करता है। अभी जैसे हम क्लोरोफिल की बात कर रहे थे, ये रिच इन क्लोरोफिल है। तो इसको पहले बनाने का प्रोसेस बता दें, फिर कि ये घर में कैसे कोई बना सकता है? हाँ जी, सिंपल। आपने क्या करना है, आपने गंदम लेनी है, गंदम को लेके आपने उसको जो है वो धो देना है। धो के आपने जो गंदम, आम साबुत वाली गंदम आटे वाली होती है, पीसने से पहले वाली, आपने धो के उसको जो है वो 24 घंटे के लिए भिगो देना है। आपने हर 8 घंटे के बाद उसका पानी बदलना है, ठीक है। 2 दिन आपने इसी तरह से करना है। 2 दिन के बाद जो है वो आपने ये जो हमारे घर में आम जो है वो, ये देखिए मैंने ग्रो की हुई है आम, ये जो थैले आते हैं कपड़े के, ठीक है, ये देखें
कपड़े के थैले आते हैं, उस Shopping पे bags जो आपने, आपके, हाँ ये तो जी, वो जो है, आपके हाँ। शॉपर आते हैं, ठीक है, आपने इस पे जो है ये फैला के डेली बेसिस पे इसको पानी देना है। ये 10 से 12 दिन के अंदर अंदर आपकी जो है ये इस तरह से जो है ये हो जाएंगी। तकरीबन 6 से 7 इंच की होनी चाहिए, इससे ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। अच्छा। ठीक है, ये देखें इसकी रूट्स, वाह, ठीक है, ये इस तरह से होनी चाहिए। इसके बाद जो है वो हम इसका जो है वो जूस बनाएंगे। इसको जो है वो हम, ये देखें नीचे जो है वो मैंने इसके जो है ये कपड़ा जो है वो उसमें से जो है वो नमी लेगा और ये ग्रो करेगा। तो हमने सिर्फ इसकी जो इतनी कोंपलें हैं इनको हम ग्राइंड करेंगे और इसका जूस आपने तकरीबन 10 से 12 दिन आपने रेगुलर पीना है। वाह। आप ये 6 महीने में एक दफ़ा कर लें। तो ये इतनी जो है ये कितना टाइम चल जाएगी? ये हमने तकरीबन 7 पोर्ट्स के अंदर, ये जिस तरह से मैंने पोर्ट्स जो है ये इसमें ग्रो की हुई है, 7 पोर्ट्स में आपने कर लेनी, क्योंकि हमने इसको सिर्फ 7 दिन के लिए लेना है। बस 6 महीने में, 6 महीने के बाद 7 दिन के लिए लेना है। तो ये तकरीबन 6 से 7 इसके बेबी प्लांट्स होने चाहिए, इससे ज़्यादा का फिर फ़ायदा नहीं है। तो ये 6 से 7 जो है वो इंच की आपकी 10 से 12 दिन के अंदर हो जाएगी। मतलब इसको पीने के बाद हम आराम से, अगर कोई हमें कहता है ना कि अक्ल है या घास खाइए, तो हम कह सकते हैं खाइए। हाँ, नहीं, इससे आपकी जो है वो नज़र बहुत ज़्यादा तेज़ होगी, आपका इम्यून बूस्ट होगा, आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल जब पूरा होगा तो आपको किसी भी तरह की कोई भी क्रॉनिक डिजीज बीमारी लग ही नहीं सकती। ज़बरदस्त चीज़ बताइए, तो हम देखें इस्तेमाल करेंगे और आसान भी है। हाँ जी, इसके बाद जो है वो जिस तरह से ये वाला जो है ये मौसम स्टार्ट है, सर्दियों का मौसम, ये वाला मौसम बेस्ट होता है अपने इम्यून को बूस्ट करने के लिए, अपनी हेल्थ को बेहतर करने के लिए और अपने वजन को कम करने के लिए। ऐसे ही है। ठीक है, तो उसके लिए जो है ये ग्राइंडर चाहिए मुझे। हाँ जी, है कहाँ है? आजा साथ उधर करके मुझे वो ना। हाँ जी, ओके ठीक है, हाँ आई गॉट इट। ठीक हो गया। ये देखिए, हम सबसे पहले जो है वो व्हीट ग्रास जूस थेरेपी का जो है वो कर लेते हैं। ठीक है, हमने इसके जो ये बेबी प्लांट्स हैं, हमने जो ग्रीन लीव्स है इसके हमने ये इस तरह से जो है ये काटनी है। ओके, ठीक है, ये इतने काट के ये धुले हुए मैं वॉश करके लेके आई हूँ। इसको हम जो है वो ब्लेंडर में डाल के तो इसको मैं करके देती हूँ आपको, हाँ जी, हाँ जी, ये मैं काट के इसमें डाल के देती हूँ। ओके। आपने इसको जो है ये काट के आपने इसको जो है वो ब्लेंडर में डाल लेना है। 6 से 7 इंच जो है वो इसकी कोंपलें होनी चाहिए बेबी प्लांट, इससे जो है ये ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, इसके अंदर आप पानी डालें। कितना? हाँ जी, बस तकरीबन हाफ गिलास। ओके, ठीक है। ठीक है, ये हाफ गिलास इसके अंदर पानी डाल के अब हम इसको करेंगे ब्लेंड। डालना तो नहीं है उसके अंदर कुछ? नहीं, कुछ भी नहीं डालना, सिंपल इसको आपने जो है वो इस तरह से जो है ये ब्लेंड कर लेना है। ठीक है। ये व्हीट ग्रास जो है वो जूस थेरेपी, जिस तरह से मैंने आपको कहा है, ये अगर आप 7 दिन के लिए ले लेते हैं, आपकी अगर स्टार्ट नहीं हो रहा, आओ। हाँ जी, हाँ, आप बात कीजिएगा, मैं उनसे हाँ करवा रही हूँ। नहीं, ये लॉक हो, ये अब होगा। नहीं हो रहा, नीचे से प्लग इन देखो बेटा, नीचे ठीक से। करो आके। आ जाओ, तुमने जिस तरह से मैंने आपको कहा है, बताया, जिन लोगों की एक्नी किसी तरह से ठीक नहीं होती, किसी की फ्रैकल्स नहीं जा रही, और कुछ लोग इस तरह से हैं कि सारे टेस्ट वगैरह करवा लिए हैं और समझ नहीं लग रही कि प्रॉब्लम क्या है, तो वो लोग जो है, ये कौन लोग कंज्यूम नहीं कर सकते कि जिन लोगों को थोड़े से डाइजेस्टिव इश्यूज हैं। ठीक है, उन लोगों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, वो इसकी एक एक घूंट से जो है वो उसको स्टार्ट करें। जब उन्हें सूट करना शुरू कर दे तो फिर आप इसकी जो है वो क्वांटिटी बढ़ा दें, और तकरीबन जो है वो थोड़ी सी इसकी क्वांटिटी आपने लेनी है, आपने बहुत ज़्यादा इसकी क्वांटिटी नहीं लेनी। जिस तरह से ये देखें, ये मैंने जो है वो ग्रो किया है, बस ये आपका एक टाइम के लिए इतना बहुत है। 6 से 7 इंच की आपकी जो है ये वाली टहनियाँ होनी चाहिए। हाँ जी, ये इस तरह से जो है ये अच्छी तरह ब्लेंड कर लिया है। गिलास दीजिएगा, गिलास और स्टेनर। ओके, हाँ जी, ये ले लूँ? हाँ जी, बिल्कुल। ये देखें, ये इस तरह से अच्छा, अगर आप यूरोप वगैरह में जाएं तो फिज़ा इसके शॉर्ट्स मिलते हैं। अच्छा, इसी तरह के? हाँ जी, इसी तरह के शॉर्ट्स मिलते हैं और काफ़ी जो है वो छानना तो नहीं एक्सपेंसिव होते हैं। नहीं, ये हो गया खुद ही तकरीबन स्टेन हो गया। ठीक है, अब जिस तरह से आप लोग जो है वो फर्स्ट टाइम ले रहे हैं, तो आप इसको जो है वो थोड़ा सा डाइल्यूट कर लें। सिर्फ आप इतना सा लें, इसके अंदर जो है वो आप पानी डालें और आप इसको जो है वो सीप करके लें। वैसे उसमें क्या होगा? क्योंकि कोई भी आप जब चीज़ इस तरह की ले रहे होते हैं तो थोड़ा सा जो है वो कोई प्रॉब्लम ना, इशू ना हो। ठीक है, देखें टेस्टलेस है, कोई इसका जो है इशू नहीं है, मसला नहीं है। हाँ जी, आप इस तरह से भी पी के देखें। आप बिस्मिल्लाह।
तो अगर आप ये 15 दिन के लिए ले लेते हैं, आप बिलीव करें कि आपकी स्किन के कोई इशू है, प्रॉब्लम है, ये उसको जो है वो ट्रीट करेगा। जिस तरह से मैंने आपको बताया, ये आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन लेवल को पूरा करेगा, जिससे आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, कोई भी जॉइंट्स पेन वगैरह कोई भी इस तरह के इश्यूज है। और दूसरे नंबर पे जो कैंसर पेशेंट्स हैं, तो ये आपके जो कैंसर सेल्स हैं उसको जो है ये ख़त्म करता है। तो जाहिर सी बात है कि जब अब आपका ब्लड है, जो आपका खून है, हेल्दी है, ताकतवर है, तो वो भी किसी भी इस तरह के बैक्टीरिया वगैरह को आपकी बॉडी के अंदर रहने ही नहीं देगा। इसको क्लोज करके दिखाएं वरना पता कैसे चलेगा। मजा आ रहा है फिजा को? नहीं, मजा तो कोई नहीं आ रहा है, तो बदमजा, मगर इसके फायदे इतने फायदे, इसके बेनिफिट्स। ये आपका जो है वो ग्रीन ब्लड है, तो ये आपके ब्लड के अंदर खून को भी खून की कमी को पूरा करेगा और ब्लड प्योरीफाई है, आपके खून की सफाई के लिए जो है ये बेहतरीन है। तो आप इसको यूज करके देखिए। दवाइयाँ खाते हैं नहीं आपा, कौन सी मजे की होती हैं जी, कॉडी कैप्सूल्स, पता नहीं कौन सी मल्टीविटामिन्स की, कहीं कहीं जो है ये बेहतर है। आप एंटीबायोटिक लेते हैं, पेन किलर लेते हैं, ये उन सब से बेहतर है। अब ये वाला जो मौसम चल रहा है, इसमें जो है ये आप इसको बहुत सस्ती मिलती है गंदम, आप लाएं, आप इसको बनाएं, पूरे आप अपनी फैमिली को इसको दें, तो इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त के अंदर किसी भी बीमारी से जो है वो अपनी फैमिली को खुद को बचा सकते हैं। पी गई, बहुत अच्छा था भाई सेहत के लिए। हाँ और जी। इसके बाद जो है वो मैं आपको एक प्रोबायोटिक जो है ये बनाना बताती हूँ। प्रोबायोटिक जो है ये आपकी गट हेल्थ के लिए, मगर हम ये नहीं पर ब्रेक के बाद बताएंगे। अब ये गट हेल्थ के लिए आपको इस हाँ जी, ये प्रोबायोटिक, हाँ जी, स्मूदी नहीं है ये, हम जिस तरह से हम अचार बनाते हैं उसी तरह से हम जो है ये प्रोबायोटिक में आपको वेजिटेबल्स बनानी बताऊंगी। इसको आप बना के रखें, खाने के साथ खाएं, भूख लगी है वैसे खाएं। एक तो वेट को जो है ये मैनेज करेगा, वेट को जो है वो रिड्यूस करेगा, और दूसरे नंबर पे आपकी गट हेल्थ के लिए जो है वो बहुत बेहतर है। वंडरफुल, विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, विल बी राइट बैक। ओके, यहाँ पर ज़बरदस्त रेसिपी बनने लगी है जो कि एक सैलड है, हाँ है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और एक है, हाँ जी, एक में आपको प्रोबायोटिक जो है वो सब्जियों के साथ अचार कह लें उसको, वो मैं आपको बनाना बताऊंगी। सब्जियां आपके किचन के अंदर हर तरह की आती हैं, तो ये आप बना के रख लें। जो लोग चाहते हैं कि उनका जो है वो गट हेल्थ जो है वो बेहतर हो, और खाने के साथ थोड़ा सा वो चेंज चाहते हैं, या वेट जो है वो अपना कम करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए एक ऐसी रेसिपी, एक ऐसी चीज़ जो है वो शेयर करूंगी। खाने के साथ अगर वो लेना शुरू कर देंगे तो आपका जो है वो गट हेल्थ बेहतर होगी, क्योंकि बेसिकली जो है ये प्रोबायोटिक आपको पता है वो गुड बैक्टीरिया है कि जो हमारे गट के अंदर, हमारे मैदे के अंदर जो है वो ज़रूरी है, ना सिर्फ हमारी हेल्थ को बेहतर करने के लिए, बल्कि हम खाने के ज़रिए जो भी इस तरह की चीज़ें ले रहे होते हैं, जो गलत बैक्टीरिया, गंदा बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर जाता है, तो प्रोबायोटिक जो हमारे गुड बैक्टीरिया हैं वो उसको ख़त्म करते हैं। तो आजकल जो है ना वो हम खुराकें इस तरह की खा रहे हैं कि जिसके लिए हमें प्रोबायोटिक जो है ये लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेडिसिन फॉर्म में लेते हैं, लेकिन आज मैं आपको ये भी बनाना बताऊंगी कि आपने प्रोबायोटिक, पहले हम इसको बना लेते हैं, ठीक है। इसके लिए हमने जो है ना ये देखें, जो भी सब्जियां हैं हमारे किचन के अंदर, प्याज है, आपने प्याज को ये देखें इस तरीके से काट लेना है। हमने इसके अंदर जो है ये प्याज डाल दिया। आप खाली सिर्फ आप अकेला भी बना सकते हैं, सिर्फ प्याज का बना लिया आपने। हाँ जी, ये लहसुन भी डाल लिया हमने। इसके अंदर जो है ये गाजरें भी डाल ली, ये हमारे किचन के अंदर आती हैं। आप ये छोटी छोटी सी आप इसके लिए निकाल लें, ठीक है। ये खीरे हैं कटे हुए, ठीक है। तो ये खीरे हमने जो है ये इसके अंदर इस तरीके से काट के हमने ये डाल लिए, ठीक है। इसके बाद जो है आप ये बंद गोभी, ठीक है, बंद गोभी आई है चाइनीज़ खानों के लिए, हम लोग जो है ये लाजमी मंगवाते हैं सूप वगैरह, तो ये बंद गोभी है, ठीक है। इसको भी आप जो है ये इस तरह से काट लें। बंद गोभी आप इसके अंदर जो है ये डाल लें, ठीक है। जो जो सब्जियां आप जो है वो डालना चाह रहे हैं आप डाल लें, ठीक है। ये देखें इसके अंदर जो है वो हमने शिमला मिर्च भी काट के इस तरह जिस पीस में भी जैसे भी शेप में काट के डालें, जिस मर्जी शेप में आप काट के डाल लें इसको, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने सारी इसके अंदर सब्जियां डाल दी। आप इसके अंदर जो है वो इस तरह से ये मिर्च भी जो है वो डाल सकते हैं, डंडी समेत जो है वो ये मिर्चें भी डाल दी। अब हमने करना क्या है, इसको बनाना कैसे है, ठीक है। इसके अंदर हमने डाल दिया पानी, ठीक है। पानी हमने इतना डालना है कि हमारी जो सब्जियां हैं वो इसके अंदर जो है ये डीप हो जाएं, ठीक है। सॉरी जी, अब जिस तरह से हम दही को जाग लगाते हैं, ठीक है,
खालिस सिरका जो है ना अगर प्योर अदरवाइज तो मिलना मुश्किल है, अगर मिलता है तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। हम इसके अंदर जाग लगाएंगे, जैसे दही एप्पल साइडर का, एप्पल साइडर ले ले, कोई भी सिरका ले ले, हमने इसके अंदर तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब जो है ना ये आपने ऑर्गेनिक सिरका डाल दिया, ठीक है। ये हमने जिस तरह दही को जाग लगाते हैं हमने इसको जो है ये जाग लगा दिया, ठीक है। इसको हम पानी के अंदर जो है ये फिल कर देंगे। अच्छा, ये सिरके की जाग लगाई? हाँ जी, सिरके की जाग लगा दी है। इसके अंदर जो है वो आप नमक जो है वो डाल लें थोड़ा सा, ठीक है। नमक डाल के आपने क्या करना है, इनको प्रेस करना है। प्रेस करके आपने इसके अंदर कोई वेट इस तरह का रख देना है, कोई चीज़ इस तरह की रख देनी है कि ये सब्जियां नीचे डिप रहें, पानी के ऊपर नहीं आए। अगर ये डिप नहीं होंगी, पानी के ऊपर आएंगी तो फिर जो है वो फंगस लगने का डर है, फंगस लगेगा तो फिर ये सही नहीं बनेगा। अच्छा। ठीक है, इसको आपने प्रेस कर दिया, प्रेस करके आपने ये ढक्कन अच्छी तरह से टाइट करके बंद कर दिया। अच्छा। इसको आपने छोड़ देना है, ठीक है। आपने डेली बेसिस पे थोड़ी देर के लिए खोलेंगे इसको, हवा लगाने के लिए। इसके अंदर जो गैस भरी हुई होगी वो गैस निकलेगी। ये आप जहाँ किचन में आपके हीट होती है, धूप वगैरह में रखने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको जो है ना वहाँ पे रख दें। 8 दिन के बाद जो है ये आपका जो है वो प्रोबायोटिक आपकी ये वेजिस जो है ये रेडी हो जाएंगी। 8 दिन के बाद? 8 दिन के बाद ये रेडी हो जाएंगे। हमने फ्रिज में नहीं रखा, हमने धूप में नहीं रखा, हमने किचन में किसी भी जगह एक तरफ हीट में रख दें, ठीक है। तो जब भी आपने खाना खाना है आप जो है वो इसमें से जो भी आप वेजिस निकाला और खाने के साथ खा लिया। आई गिव यू प्रॉमिस, आपकी स्किन बदल जाएगी, आपकी सेहत बदल जाएगी, आपका हुलिया बदल जाएगा, आपको लोग पहचानेंगे नहीं। ये वो चीज़ें खाइए ना, इस्तेमाल कीजिए, है ना? बिल्कुल 100%। बहुत मज़े का। अल्लाह हाफिज़।